हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्ड के अंतर्गत मनी और क्रेडिट में जो दो तीन बिंदुएं जो इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण भी है और सामान्य प्रचलन में भी है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो पहला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम लोग मुद्रास्फीति हिंदी में कहते हैं। मुद्रास्फीति यानी जब रुपये का कीमत घट जाए और वस्तु का कीमत बढ़ जाए, इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति या स्फीति कहते हैं। सामान्य स्फीति से तात्पर्य मुद्रास्फीति से ही होता है। तो मुद्रास्फीति में विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का वैल्यू बढ़ता है, रुपये का वैल्यू घट जाता है। Inflation is a general increase in the price of goods and services in an economy over some period of times। यानी ये समय समय पर स्पष्ट होता है कि मूल्य में, उसी को हम लोग मूल्य वृद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि। इसी को एक और प्रचलन में हम लोग बोलते हैं, जानते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, महंगाई। महंगाई तो इससे तात्पर्य हुआ कि वस्तु का वैल्यू बढ़ जाता है और रुपये का वैल्यू बढ़ जाता है। इट मीन्स है the purchasing power of money is less and the goods and the services value is high। This situation is known as inflation। तो अब इसका एक हम उदाहरण देकर के आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ऐसे 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले आपके गांव घर में, आपके परिवार में दादा दादी माता पिता ऐसा बोलते होंगे कि अभी जो कर्म तुम हम लोग 5 रुपया में खरीदते थे ऐसे 30 वर्ष पहले एक पेन, वही पेन अब 15 या 20 रुपये में एक पेन खरीदी जाती है। इसका मतलब हुआ कि पहले जो 5 रुपये की कैपेसिटी थी एक कलम खरीदने की, अब वही कलम को खरीदने के लिए 5 रुपया अब सक्षम नहीं है, यानी कैपेसिटी नहीं है इस 5 रुपया में अब उस कलम को खरीदने के लिए। अब उसको खरीदने के लिए इसमें और 15 रुपये ऐड करना पड़ता है, तब जा करके ये 20 रुपया मिला करके इस कलम को खरीदी होती है। तो तात्पर्य यह हुआ कि पहले इस रुपये की जो क्षमता थी, अब वो क्षमता नहीं रह गई है, घट गई है क्षमता। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? इसी स्थिति को क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि, महंगाई, मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे गुड्स है, गुड्स क्या है? यहाँ पर कलम है, तो इस कलम का वैल्यू बढ़ गया, महत्व बढ़ गया, रुपये का महत्व घट गया। इसी स्थिति को हम लोग महंगाई कहते हैं, इसी स्थिति को मूल्य वृद्धि भी कहते हैं, ऐसा कहते हैं, इसी स्थिति को इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया? अब है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जब रुपया देश में ज्यादा हो जाता है, वैसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में तो सरकार क्या करती है? ऐसी नीति निर्धारित करती है जिसके द्वारा रुपये, बढ़े हुए रुपये को संतुलित किया जाता है, कम किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, जिसके कारण महंगाई पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। तो इसीलिए इसे ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी मुझे लगा कि इसको स्पष्ट कर देना चाहिए, बाद में बताते हैं। अब पहले हम लोगों को देखना है कि इसके कितने प्रकार होते हैं इन्फ्लेशन के। तो ये जो एक पहले जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं
इसको हिंदी में कहा जाता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है ना, रेंगती हुई, इसका मतलब हुआ कि घसीटती हुई मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की वह दर जो बेहद कम हो, बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति को हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। क्लियर? छोटा बच्चा को देखते होंगे 4 महीना 6 महीना के बाद, जब बच्चा जन्म लेता है 6 महीना के बाद वो करवट बदलता है और पेट के सहारे से घसीटते हुए 1 फुट 2 फुट आगे बढ़ता है। तो वैसी स्थिति में इसको कहता है रेंगना, घसीटना। तो उसकी आगे बढ़ने का जो दर रहता है वो बहुत बहुत कम रहता है। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति, यानी कि मुद्रा की ऐसी स्थिति, इन्फ्लेशन की ऐसी स्थिति जिसके बढ़ने का दर बेहद कम रहता है, ऐसी स्थिति को रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति होना चाहिए, वो किसी भी देश के आर्थिक विकास में वो ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, सहायक सिद्ध होता है। तो इसलिए यह शुभ का संकेत है। मुद्रास्फीति बिल्कुल नहीं हो, जीरो हो, माइनस में चला जाए, उससे अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग इतना ही केवल जान लें। हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो डिटेल्स में आप लोगों को समझने का मौका मिलेगा, या अलग से आप यदि मिलेंगे तो हम डिटेल्स में आपको बताएंगे किस प्रकार से वह ज्यादा कारगर होता है या नहीं होता है। दूसरी स्थिति है वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब लोग टहलता है तो टहलने की जो गति होती है वह क्रीपिंग इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्थिति जो होती है मुद्रा की, इसकी गति ज्यादा होने के कारण इसको कहा जाता है टहलती हुई मुद्रास्फीति। यह स्थिति इस स्टेज में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह सेकेंड स्टेज जो होता है वह हानिकारक होता है, विशुद्ध रूप से हानिकारक होता है। यानी इसको कहा जाता है टहलती हुई मुद्रा। तो ये हानिकारक होता है। इस गति से यदि महंगाई बढ़ती है, मूल्य वृद्धि बढ़ती है, कीमतों में वृद्धि होती है, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वह हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। एक होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं, एक और वर्ड आप प्रचलन में दे सकते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन। यानी दौड़ती हुई मुद्रा, बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, बहुत खतरनाक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है, रुपये का महत्व बहुत घट जाता है। देश में देश नाजुक स्थिति में पहुंचने के करीब आ जाता है। इसलिए मुद्रास्फीति की तीसरी स्थिति जो है वह बेहद ही खतरनाक है। इसलिए इस स्थिति को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और चौथी स्थिति जो है वह है क्लाइमेक्स की स्थिति, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कुदकती हुई, जंपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन से तात्पर्य जंपिंग इन्फ्लेशन से। आप लोग जंगली खरगोश को शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, भागते हुए भी देखा होगा। तो खरगोश भागने में बेहद फास्ट भागता है, और वो इतना फास्ट क्यों भागता है? क्योंकि वो दौड़ता नहीं है, वो कूदता है, और एक एक स्टेप होता है काफी लंबा होता है, जिसके कारण वो खरगोश है अन्य जीव को
पकड़ने नहीं देता, वो अपना जान बचा के भाग जाता है। तो खरगोश की जो जंपिंग करने की स्थिति है, उस जंपिंग करने की स्थिति को ही हम यहां उदाहरण के रूप में हाइपर इन्फ्लेशन के रूप में ले सकते हैं। कूदती हुई मुद्रास्फीति, यह स्थिति विस्फोटक होती है और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना असंभव हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है जानते हैं? बोरा में बड़ा बड़ा बोरा में रुपया भर करके अब माथा पर लेकर के, सर पर लेकर के मार्केट जाएगा और पॉकेट में सामान लेकर के आएगा। कल्पना कीजिए कि बोरा में रुपया भर के लेके जाइए और पॉकेट में सामान लेके आना। ये स्थिति, इस स्थिति में यानी हाइपर इन्फ्लेशन में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो बेहद डेंजर का होता है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम जो है वह क्रिपिंग में है, डेंगटी मुद्रास्फीति, दूसरी वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, चौथा जो है हाइपर इन्फ्लेशन। तो डिफरेंट स्टेज में, अब इसी को हम लोग आगे डिटेल्स में जब मौका मिलेगा, कभी क्लास में जब आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाती है तो मौका मिलेगा तो आप समय देंगे तो हम इसको डिटेल्स में बताएंगे, डायग्राम दे करके बताएंगे। ये सब आप लोगों के लिए नहीं है, किंतु इसका एक महत्वपूर्ण अंग है कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। हम डायग्राम के सहारा से देख सकते हैं। वेज पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। ये सामान्यतः इंडस्ट्रियल कंट्री में देखने को मिलता है, अपने यहाँ इस प्रकार की स्थिति नहीं के बराबर है। खैर इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे मौका मिलने पर, किंतु इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। अब है कि ये सिस्टम जो है, जो कार्य करता है, इसको नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा जब स्थिति बन जाती है इन्फ्लेशन की स्थिति, तो सरकार के लिए चिंता का विषय होता। तो सरकार एक ऐसी नीति निर्धारित करती है जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मैनेज द साइज ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। यानी कि किस मात्रा में रुपया को हमारी अर्थव्यवस्था में प्रस्तुत करना है, देश में उपलब्ध कराना है, इसको ये अतिरिक्त यदि है लगता है तो वस्तु सेवा की तुलना में वो ज्यादा इसकी मात्रा में प्रचलन में आ गया है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं तो इन्फ्लेशन के रेट को कम करने का प्रयास किया जाता है। फिर बैंक पॉलिसी में रेट वगैरह भी है, रेपो रेट वगैरह आप लोगों ने देखा, हमने पिछले क्लास में बताया है कि CRR, SRR आदि के बारे में, तो उसको पूरा डिटेल्स में जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिटेल्स हो जाता है आप लोगों के दृष्टिकोण से। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मौद्रिक नीति, तो हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति इसमें सरकार की वैश्विक नीति, ये समझ जाइए, मुद्रा से संबंधित है तो इसको समझ जाइए। सेंट्रल बैंक करता है, सेंट्रल बैंक किसको हम लोग कहेंगे? आप लोगों को पहले इसी टॉपिक को पढ़ाए हैं। सेंट्रल बैंक किसको कहेंगे? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। और बाकी जितने भी बैंक हैं उसको कौन सा बैंक कहते हैं? आप सबको ज्ञात है, कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार की वैसी नीति, जिस नीति के तहत रुपयों का नियंत्रण एवं नियमन किया जाता है, रुपयों का नियंत्रण एवं नियमन किया जाता है, तो ऐसी पॉलिसी को ही मौद्रिक नीति के नाम से, मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो आज के क्लास में इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण बात हमको नजर आई, जो छूट रहा था, इसको भी जानना चाहिए, तो आज मैंने इसको स्पष्ट किया। अब मैं इसको, इस टॉपिक को संपन्न मान लेता हूँ। यदि और कहीं कोई पॉइंट्स रहेगा तो आप जिज्ञासा व्यक्त करेंगे तो हमको बड़ी खुशी होती है, हम उस पर क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, बताएंगे। किंतु अब जो है एक सप्ताह के बाद आगे का जो है
जो कक्षाएं चलेंगी, तो उसमें आपको फिर सिविक्स पर आ जाएंगे। अभी इकोनॉमिक्स पर लगातार हम चल रहे थे, अब इसके बाद हम सिविक्स पर आ जाएंगे। और आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि प्रत्येक दिन हर विषयों के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। इस दृष्टिकोण से कल भी हम 10th में ही क्लास लेने आएंगे, फिर उसके बाद 9th की आने कक्षाएं जो है डे वाइज निर्धारित किया गया है हम लोग के भी विषय में, ताकि हमारे बच्चों को सभी विषयों का सम्यक अध्ययन हो सके। इसका भरसक प्रयास किया गया है। और आज इतना ही, धन्यवाद।